आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप इस चैनल के माध्यम से मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री की लगातार क्लासें आपको प्राप्त हो रही हैं और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको कंटिन्यूअस पूरे सिलेबस के साथ क्लासें दी जा रही हैं और काफ़ी लोग इसका लाभ भी उठा रहे हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ इस चैनल के साथ, ताकि आपको नए कॉन्सेप्ट और NCERT बेस पर आपको सारा सिलेबस अच्छे से प्रोवाइड हो सके। तो आप पिछले वीडियो में हमने क्लास 12 में बात की थी गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेयों की प्रूविंग वहाँ पे हुई थी और उस गॉस की प्रमेय से कुछ हमने कॉन्सेप्ट लेकर के कुछ न्यूमेरिकल बताए थे। उसमें क्या करना है कि अब गॉस की प्रमेय के हमें एप्लीकेशन पढ़ने हैं कि गॉस की प्रमेय का यूज कहाँ कर सकते हैं, इसके और एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो जैसे हमें पढ़ना है कि अगर कोई बिंदु आवेश है और उस आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, आप पीछे पढ़ के आए हैं, वो आवेश अपने आप से r दूरी पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था। वो विद्युत क्षेत्र होता था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये हमने पढ़ रखा था किसी आवेश, किसी बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम गॉस थ्योरम का उपयोग करके भी निकाल सकते हैं। गॉस की प्रमेय का यूज करके हम इस विद्युत क्षेत्र का मान प्राप्त कर सकते हैं किसी बिंदु आवेश की वजह से। इसके लिए आपको गॉस की प्रमेय का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके लिए आप पिछला अगर वीडियो देख के आएंगे तो आपको ये चीज अच्छे समझ में आएगी। इसलिए आप पिछले वीडियो पर जाकर के गॉस थ्योरम का वीडियो पूरा देख लें, ताकि ये आगे की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्या थी गॉस की प्रमेय कि अगर कोई बंद पृष्ठ होता था और उसके अंदर चार्ज होता था, तो उस चार्ज की वजह से जो विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता था वो नेट आवेश का 1/ε0 होता था। ये बात गॉस ने प्रूव की थी। आवेश पृष्ठ के अंदर होना चाहिए था, ये इसकी शर्त थी। अगर बाहर आवेश हो रहा था तो आपने देखा था वहां पर कि विद्युत फ्लक्स जो मान आया था वो 0 आ गया था। यानी आवेश को अंदर होना चाहिए और आवेश नेट चार्ज यानी टोटल परिमाण का आवेश आपको यहाँ पर रखना होगा। ये कुछ बातें हुई थी। अब हमें बात करनी है गॉस की प्रमेय से किसी बिंदु आवेश का उत्पन्न विद्युत क्षेत्रता निकालनी हो, या इसी में एक प्रश्न और जुड़ जाता है कूलाम के नियम को प्रूव करना हो। कूलाम का नियम भी आपने पढ़ रखा था कि अगर दो आवेश हैं और दोनों आवेश किसी दूरी पर रखते हैं, ये बिंदु आवेश, तो इनके बीच एक वैद्युत बल कार्य करता है और उस वैद्युत बल का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये था दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल का फार्मूला। इस फार्मूले को भी, इस सूत्र को भी हम गॉस की प्रमेय से प्रूव कर सकते हैं। आइए देखिए। तो यहां दोनों प्रश्न एक साथ आते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। प्रश्न ये है कि गॉस की प्रमेय से किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और कूलाम का नियम तथा कूलाम के नियम की उत्पत्ति, दोनों चीजें आप यहां दे सकते हैं। कूलाम का नियम भी प्रूव हो जाएगा और किसी बिंदु आवेश का उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आपको ज्ञात हो जाएगी। इसके लिए क्या करते हैं, हम बिंदु आवेश लेते हैं। आइए देखिएगा।
ये एक हमने बंद पृष्ठ ले लिया और इस बंद पृष्ठ के सेंटर पर यहां पर इस प्लस क्यू चार्ज का आवेश रख दिया। यहां पर क्योंकि गॉस की प्रमेय कहती है आवेश बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, तो इसलिए हमने इस क्यू आवेश को एक गॉसियन पृष्ठ द्वारा बंद कर दिया। और इसकी त्रिज्या है वो त्रिज्या हमने यहां पर कह दी आर त्रिज्या का ये गॉसियन पृष्ठ है। अब ये आवेश क्या करेगा कि प्लस आवेश होने की वजह से इसके चारों ओर ऐसे विद्युत रेखाएं निकलेंगी बाहर की ओर, तो इस पॉइंट से भी रेखा निकलेगी। अगर इस गॉसियन पृष्ठ का एक छोटा सा हम सूक्ष्म भाग, एक छोटा अवयव या आप कह सकते हो अल्पखंड काट लें इस टाइप से, देख जरा यहां पर एक छोटा सा खंड ले लें ये। अब इस खंड का जो एरिया वेक्टर होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा, वो कहां होगा? इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा, जिसको हम डीए वेक्टर कह सकते हैं। और इस आवेश की वजह से इतने एरिया से जो विद्युत रेखा निकलेंगी वो भी पृष्ठ के लंबवत जाएंगी बाहर की ओर, कुछ इस प्रकार से। इस आवेश की वजह से जो विद्युत रेखा जाएगी वो कुछ ऐसे जाएगी, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। अब इस जगह पर अगर हमें कोई विद्युत क्षेत्र का मान पता करना चाहें तो यहां पर अगर एक कोई आवेश और रख दें, मान लो हमने दिया परीक्षण आवेश Q0, क्योंकि कहीं पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र पता करना होता है तो उसके लिए हम एक परीक्षण आवेश को वहां पर रखकर देखते हैं। उस परीक्षण आवेश पर एक बल कार्य करता है, वो बल कहां से आता है? उस आवेश, इस बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र की वजह से। यानी ये आवेश अपने विद्युत क्षेत्र की वजह से इस पर एक क्या लगाएगा? बल लगाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, जब ये प्रश्न रख दिया तो इसकी पूरी भाषा क्या लिखेंगे? हम लिख सकते हैं कि माना कि चित्र में प्लस क्यू एक बिंदु आवेश है जो कहां रखा है? बिंदु O पर। प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर रखा है, जिसको केंद्र मान करके हम आर त्रिज्या के गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। क्योंकि हमें आवेश को बंद करना था इसलिए आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ बना देते हैं। पृष्ठ पर एक बिंदु यहां हम P ले लेते हैं जिसका अल्पखंड DA है। इस बिंदु P का एक छोटा सा खंड काट लिया जिसका क्षेत्रफल क्या है? DA है। और यहां पर एक परीक्षण आवेश Q0 रख देते हैं। इस पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत क्षेत्र E और पृष्ठ का क्षेत्रफल DA दोनों एक दूसरे के समांतर है या एक ही दिशा में है, या आप कह सकते हो त्रिज्यता बाहर की ओर है। त्रिज्या के साथ वेक्टर E और वेक्टर DA दोनों बाहर की ओर हैं। यानी यहां से दिख रहा होगा कि DA और E वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, और जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच का एंगल 0 अंश होता है, या पीछे पड़ चुके हैं। अब यह देखिए, इतने से खंड से कुछ फ्लक्स निकलेगा। हम इतने खंड का फ्लक्स निकाल लेंगे और टोटल पता करने के लिए तो मान लेते हैं छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना होगा, और छोटे छोटे अवयवों का मान निकालने के लिए, टोटल मान प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? समाकलन कर देते हैं। ये आपने पढ़ रखा होगा, क्लास 11 में पढ़ा होगा कि फिजिक्स में कई जगह हम समाकलन का यूज करते हैं। तो समाकलन उसी जगह यूज किया जाता है जहां बहुत छोटे से छोटे भाग का मान निकाल करके पूरे जगह का आप वैल्यू, टोटल वैल्यू आप पता कर सकते हैं। तो आइए जरा देखिए, यहां से लिखेंगे हम कि अल्पखंड, जो छोटा सा खंड लिया हमने है अल्पखंड, उसका एरिया लिखा है DA, से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फ्लक्स के फॉर्मूले से आपने पढ़ रखा है, जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो d फाई E होगा, क्योंकि बहुत छोटा फ्लक्स निकलेगा। फ्लक्स डिपेंड कर रहा था एरिया के ऊपर, जब एरिया छोटा है तो फ्लक्स भी छोटा होगा। तो d फाई E बराबर यहां बन जाएगा E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। और आपने पढ़ा जब वेक्टर डालते हैं तो A डॉट B बराबर क्या होता है? AB cos थीटा। तो इसी प्रकार से वेक्टर E डॉट वेक्टर DA बराबर क्या हो जाएगा? EDA cos थीटा। तो ये आपका बन जाएगा EDA cos थीटा। अब यहां थीटा को आप देखेंगे तो थीटा आप देख सकते हो
कि दोनों के बीच का एंगल ई और डी ए के बीच का एंगल, किसकी बात हो रही थी, ई और डी ए के बीच की, तो ई और डी ए के बीच बनने वाला जो कोण है वो कितना है, 0 अंश है। तो cos 0 अंश हो गया, और cos 0 अंश की जो वैल्यू होती है वो आप जानते हैं कितनी होती है, 1 होती है। तो ई डी ए बचेगा, क्योंकि cos 0 का मान 1 हो गया। ये फ्लक्स जो निकला है वो केवल इतने सरफेस का निकला है, इस छोटे से खंड का। अगर इस पूरे गॉसियन पे चूंकि आवेश के बीच रखा है तो ऐसे रेखाएं सबसे निकल रही होंगी, पूरे सरफेस से निकल रही होंगी, तो टोटल फ्लक्स जो बनेगा वो कितना हो जाएगा, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण जो अगर फ्लक्स लेंगे तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, छोटे छोटे भागों को निकालते जाएं और टोटल मान आ जाएगा। इसके डायरेक्ट हम क्या कहते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो यहां से हम कर देंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस पूरे पृष्ठ का डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। अब डी फाई ई का जो समाकलन होता है वो होता है फाई ई, ये आपने समाकलन में पढ़ा होगा। टोटल डी फाई का समाकलन फाई ई, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका समाकलन नहीं होता है। ई कांस्टेंट है, कैसे मालूम, कि जो आर त्रिज्या का आपका गॉसियन पृष्ठ है इसकी त्रिज्या हर जगह बराबर होगी। यहां आवेश क्यू रखा है तो यहां विद्युत क्षेत्र निकलेगा, वो विद्युत क्षेत्र ई बराबर बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। अगर इसी आवेश की वजह से हम यहां निकालने आए तो त्रिज्या आर रहेगी, और इस जगह जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो विद्युत क्षेत्र ई बराबर, क्योंकि वही आवेश है वही दूरी है तो यहां भी आएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। चाहे आप यहां निकालने आए, चाहे आप यहां निकालने आए, चाहे यहां निकालने जाए, त्रिज्या चेंज होगी नहीं, और त्रिज्या नहीं चेंज हुई, आवेश नहीं चेंज हुआ, तो ई डिपेंड करता है क्यू पर और आर पर। इसलिए क्यू और आर के मान समान होने की वजह से ई का मान भी हर जगह समान ही रहेगा। तो ई कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जब कांस्टेंट हो जाएगा तो ई आ जाएगा बाहर इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, और डी ए समाकलन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू ए। ये आ गया आपका इस पूरे सरफेस का वैद्युत फ्लक्स। अब अगर ई को देख, अब हम यहां पर अगर इसको ए का मान रख दें क्षेत्रफल, तो ये गॉसियन पृष्ठ गोलीय पृष्ठ लिया था हमने, और एक गोले का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि हमें पता है गोले का क्षेत्रफल 4 पाई स्क्वायर होता है। अगर ये वैल्यू यहां रख देंगे तो ये बन जाएगा फाई ई बराबर ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 रोक दिया। ये वैद्युत फ्लक्स निकाला हमने एक बेसिक सिस्टम से। अब गॉस प्रमेय क्या कहती है, गॉस प्रमेय कहती है अगर आपको वैद्युत फ्लक्स निकालना है, अगर आपको वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो इसके लिए आप जानते हो गॉस की प्रमेय कहती है फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहां अगर लगा दें हम गॉस की प्रमेय, तो लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, क्या है गॉस प्रमेय, कि किसी बंध पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा गिरे नेट आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये गॉस के नियम से सीधे फ्लक्स आ गया। वैसे बेसिक तरीके से फ्लक्स हम ऐसे निकाल लेते हैं, ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को आप देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि दोनों के बाएं पक्ष कैसे हैं, बराबर है। अब ये कॉन्सेप्ट आप मैथ हमेशा पढ़ते हैं कि अगर बाएं पक्ष बराबर है तो उनके दाएं पक्ष भी बराबर हो जाते हैं। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, अगर समीकरण फर्स्ट और सेकंड करेंगे तो बाएं पक्ष बराबर हो गए तो दाएं पक्ष भी बराबर हो जाएंगे। यानी यहां से बन जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। हमें निकालना है क्या, किसी बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ई होती है वैद्युत क्षेत्रता। अगर मैं ई का मान निकालना है तो 4 पाई स्क्वायर, इसको डिवाइड कर दूं सिर्फ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ई बराबर, ये पूरा बटे ले जाएं, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर, और इनटू ये हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट।
अब हमने कांस्टेंट पढ़ रखा था विद्युत क्षेत्र में पूरे में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट से साथ कर देते हैं, आई स्क्वायर डिवाइड करते जा करके हैं। तो आप लिख सकते हैं इसी चीज को कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, और यही होती है किसी आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपने पढ़ रखी है कि किसी बिंदु आवेश की वजह से r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। इसको आप कांस्टेंट सकते हैं, तो आप ऐसे सकते हैं E बराबर K Q अपान R स्क्वायर। K क्या है? ये कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी E का मान Q ओवर पर डिपेंड करता है। ये होती है किसी बिंदु आवेश कण r दूरी पर विद्युत क्षेत्रता, जो हमने प्रूव कर दी गॉस की प्रमेय से। यानी गॉस की प्रमेय से हम किसी आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं। अब अगर हमें प्रूव करना है कूलाम का नियम, तो कूलाम ने कहा था, कूलाम ने कहा था अगर कोई दो आवेश हैं और कुछ दूरी पर रखे हैं तो उनके बीच एक विद्युत बल काम करता है। तो हमने यहाँ एक आवेश रख के देखा Q नॉट को कि ये Q इस Q नॉट पर बल लगाएगा। क्यों बल लगाएगा? विद्युत क्षेत्र की वजह से। अब उस विद्युत क्षेत्र का मान आपको पता है, तो Q नॉट पर लगने वाला विद्युत बल आप पता कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो Q नॉट या परीक्षण आवेश Q नॉट आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल, और वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर लगने वाले बल का फॉर्मूला होता है F बराबर EQ नॉट। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से पढ़ा होगा पीछे आपने। अब इस जगह E का मान रख दें तो यहां लिख सकते हैं हम E का मान रखने पर, E का मान रखने पर क्या आया E का मान? अभी अभी आपने सॉल्व किया है कि प्लस Q आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र आया है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। रखिए तो F इज इक्वल टू E का मान क्या रखेंगे? E का मान लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। अभी यहाँ किसी माध्यम की बात नहीं हुई थी, इसलिए कोई माध्यम का परावर्तनांक नहीं आया। हमने वायु या निर्वात को मान करके ही किया। अगर आप माध्यम लेंगे तो यहाँ के आ जाएगा। E का मान दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर इंटू क्या लिखाएंगे? इंटू लिखा है Q नॉट, Q नॉट। जैसे ही Q नॉट रखा तो ये फॉर्मूला हो गया वैद्युत बल का, और यही होता है आपका कूलाम का नियम। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम है। यानी गॉस की प्रमेय का हमने यूज करके किसी आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र निकाल लिया। क्लास 12th में फिजिक्स के सब्जेक्ट में हम लोग बात कर रहे थे गॉस की प्रमेय के एप्लीकेशन की। काफी ये बहुत जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इससे बोर्ड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन गॉस की प्रमेय से रिलेटेड जरूर पूछा जाता है। जो गॉस की प्रमेय के एप्लीकेशन हैं उनसे एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है आपके। अक्सर आप देखिए पेपर जो आपके हैं वो आंसर उठा देखिए तो हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो गॉस की प्रमेय के एप्लीकेशन में कल हमने पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में कि किसी बिंदु आवेश की वजह से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सके थे, और उस गॉस की प्रमेय से हमने कूलाम के नियम को भी प्रूव कर लिया था। तो यहां तक बातें हो गई थी। अभी तक हम बात कर रहे थे पॉइंट चार्ज की, किसी छोटे से बिंदु आवेश की वजह से हम तीव्रता वगैरह निकाल रहे थे। गॉस की प्रमेय से अब हम कोई ऐसे वायर को लेंगे, ऐसी प्लेट को लेंगे जो इन्फिनिटी है और चार्ज है, उसकी वजह से तीव्रता निकाल सकते हैं, उसके पास में तीव्रता निकाल कह सकते हैं। इसके लिए कुछ चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको इसके लिए सबसे पहले आप पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आवेश का वितरण, कि अगर किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज करते हैं तो वो आवेश कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक अभी है वो है आवेश वितरण। आवेश वितरण, वितरण शब्द का अर्थ ही आप जानते हैं डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, बट जाना।
इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट होना, चार्ज का वितरित होना। ये आवेश जब किसी वस्तु को हम देते हैं तो ये वितरित होता है। इसका वितरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन दो प्रकार है, जरा समझिए इसको। आवेश वितरण के दो प्रकार हैं। पहला है आपका असतत आवेश वितरण। असतत आवेश वितरण। और जो दूसरा आपका है वो है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण। इस असतत आवेश वितरण को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जो दूसरा हमारा सतत आवेश वितरण है इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या फर्क दोनों में है? क्या होता है असतत आवेश वितरण और क्या होता है सतत आवेश वितरण? आइए समझिए। सतत आवेश वितरण में क्या होता है, इस आ माने होता है नहीं सतत, जो सतत नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। कि अगर कोई बॉडी है हमारी और इस बॉडी को हमें आवेशित करना है, तो मान लीजिए कहीं पर ये चार्ज ऐसे फैला हुआ है और कहीं पर पोजीशन इसकी ये है कि ऐसे आवेश है, फिर कहीं पर ऐसा आवेश है। आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं आवेश बहुत ज्यादा मात्रा में है और कहीं कहीं आवेश बहुत कम मात्रा में है। कहीं पे इसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई है और कहीं पर डेंसिटी इसकी कम हो गई है। तो ये होता है असतत। ये कंटिन्यूस नहीं है कि कहीं ज्यादा आवेश फैल रहा है कहीं कम आवेश फैल रहा है, तो ये हो गया असतत। अब सतत क्या होता है, जो किसी बॉडी को आवेश दो, किसी ऑब्जेक्ट को आप आवेश दो, वो चार्ज यूनिफॉर्मली यानी एक समान रूप से उस पर फैल जाए। जैसे मान लीजिए ये कोई हमारा वायर वगैरह है और इसको अगर हम चार्ज दें और ये चार्ज इस पर एक समान रूप से ऐसे फैला हो, या हमारे पास कोई प्लेट वगैरह है इस प्रकार की और इसको हम चार्ज करें और ये चार्ज इस पर एक समान रूप से फैला है, एक समान रूप से, तो ये आप कहलाएगा सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी वस्तु को हम आवेश देते हैं और वो आवेश एक समान रूप से उस प्लेट पर या उस जो भी आपकी वायर वगैरह है, कोई आपका स्पेयर वगैरह है, उस पर जो आवेश दिया गया है उसके पूरे सरफेस पर एक समान रूप से फैलता है, तो उसको हम कहते हैं सतत आवेश वितरण। और ये सतत आवेश वितरण 3 टाइप्स का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक आपका होता है रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इसको। दूसरा हमारा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण। और तीसरा हमारा होता है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण। तो 3 प्रकार का सतत
आवेश वितरण होता है रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक रेखा में एक लाइन में चार्ज चल रहा हो, जैसे यहां देख रहे हो एक ही सीरीज में चला आ रहा है, एक ही लाइन में चला आ रहा है, वो आपका रेखीय वितरण। एक पृष्ठीय पूरे पृष्ठ पर फैल रहा हो। आयतन, जैसे कोई स्पेयर टाइप का है, इस टाइप का कोई स्पेयर है और इसके पूरे सरफेस पर बाहर और अंदर हर जगह चार्ज फैला हो, इसके पूरे सरफेस पर इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। तो इस प्रकार से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अभी तक हम किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, अब हम पूरे जितना भी उस पर चार्ज होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बने वो कैसे निकालेंगे। तो जरा इसके बाद थोड़ा सा और अच्छा समझ लें। हम जो यूज करते हैं रेखीय आवेश वितरण और पृष्ठीय आवेश वितरण में, कैसे यूज करते हैं इसको, आइए देखिए। रेखीय आवेश वितरण को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको बोलते हैं हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तीन प्रकार का था हमारा आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, देखिए हमने कहा कि यहां पर हमने एक कोई वायर ले लिया और इस वायर पर हमने क्या किया, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मान लो यहां से चार्ज दिया इसको, और ये प्लस क्यू चार्ज देने पर इस आवेश का मान पूरे लेंथ पर एक समान रूप से फैल गया, और इस वायर की जो लेंथ है वो हमने कह दी मान लो L है। अब L लंबाई पर टोटल क्यू आवेश, इसका मतलब ये है कि L लंबाई पर टोटल क्यू चार्ज फैला हुआ है, और हमें अगर इसके किसी एक भाग पर आवेश पता करना हो, मान लो इसके में 1 मीटर लंबाई पर L मीटर लंबा आवेश है, क्यू चार्ज है, और किसी 1 मीटर लंबाई पर अगर पता करना हो तो 1 मीटर लेंथ में जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, Q/L हो जाएगा। L मीटर में क्यू चार्ज है, ये बात बहुत ध्यान समझनी पड़ेगी, तभी आप इसका उपयोग कर पाएंगे आगे किसी भी इनफिनिटी वायर की वजह से तीव्रता निकालने में, इसलिए इसको ध्यान समझें। हमने कहा कि पूरी L लेंथ पर क्यू चार्ज आ रहा है, पूरी L लंबाई के तार पर क्यू आवेश है, और अगर हमें 1 मीटर लंबाई पर आवेश निकालना पड़ जाए तो L मीटर लंबाई पर क्यू आवेश, 1 मीटर लंबाई पर Q/L आवेश, और अगर 2 मीटर निकालना हो तो 2 के यहाँ गुणा हो जाएगा 2Q/L, 3 मीटर लंबाई पर निकालना हो 3Q/L, 1 मीटर लंबाई पे क्या है Q/L। तो यहां से 1 मीटर लंबाई पर इस तार की हर मीटर लंबाई पर जो आवेश होता है इसको यहां हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा पढ़ते हैं इसको, लैम्डा बराबर Q/L। यानी यहां से आपको पढ़ना है रेखीय आवेश घनत्व, आपको जरूरत पड़ेगी इसकी रेखीय आवेश घनत्व की। लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं इसको, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू क्या है, Q/L है। लैम्डा की जो वैल्यू है वो है Q/L। कैसे निकली है, हमने कहा कि पूरे L लंबाई पर Q आवेश डिस्ट्रीब्यूट है, Q आवेश फैला हुआ है, हमें किसी 1 मीटर लंबाई पर आवेश निकालना हो तो L मीटर लंबाई पर Q आवेश, 1 मीटर लंबाई पर Q/L आवेश, और ये जो Q/L आवेश वो क्या है, लैम्डा है, वही रेखीय आवेश घनत्व है। अगर यहाँ L का मान आप प्रति मीटर कर देंगे, 1 मीटर कर देंगे, तो हर मीटर लंबाई पर जितना आवेश होगा उसको कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व। यानी इस तार पर पूरी लंबाई में जो आवेश है वो आवेश कहा जाएगा, और इसकी हर 1 मीटर लंबाई पर, मान लो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर लंबाई हो गई, यहाँ से 1 मीटर लंबाई हो गई, तो हर 1 मीटर लंबाई पर जो आवेश होगा वो लैम्डा हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन बन जाएगी रेखीय आवेश घनत्व की कि किसी चालक तार की
प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक बनेगा, यूनिट बनेगा, वो बन जाएगा आवेश का मात्रक। आप जानते हैं कूलाम होता है और लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो कूलाम प्रति मीटर, ये इसका मात्रक बन जाएगा। तो ये हो गया रेखीय आवेश। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी से यहां जब आप सरफेस को किसी आवेश दे रहे थे तो वो आपका बन जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, और इसको हम आवेश पृष्ठ घनत्व भी कह सकते हैं। आवेश पृष्ठ घनत्व, और इसको इंग्लिश में लिखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए क्या होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर कोई सरफेस है, कुछ इस टाइप का एरिया है, इस टाइप का कुछ एरिया है और इसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है, इस प्रकार से, तो ये है पृष्ठीय आवेश वितरण। मान लीजिए इसको हमने Q चार्ज दिया और इसका जो पूरा एरिया था, इसके पूरे एरिया पर, पूरे सरफेस पर Q चार्ज फैल गया। अब हमें निकालना पड़ जाए, किसी 1 मीटर स्क्वायर एरिया में निकालना पड़ जाए, तो A मीटर स्क्वायर एरिया पर जो आवेश है वो Q है। 1 मीटर स्क्वायर पर क्या हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर पर हो जाएगा Q/A, और जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर चार्ज फैलेगा उसको यहां हम कहते हैं आवेश पृष्ठ घनत्व, यानी हाफ सिग्मा, और वो बन जाता है हाफ सिग्मा बराबर Q/A। फार्मूला हुआ क्या कि पूरी प्लेट के ऊपर जितना आवेश था वो था आवेश, लेकिन इसके हर 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर, जैसे मान लो यहां से यहां तक इतना आपका मीटर स्क्वायर बन गया, तो इतनी जगह में, इतने क्षेत्रफल में जो आवेश होगा उसको आप क्या कहेंगे? आवेश पृष्ठ घनत्व, और उसका संकेत क्या है? हाफ सिग्मा पढ़ते हैं इसको, हाफ सिग्मा Q/A। ध्यान समझिए इस चीज को, ये आगे यूज होने वाली है। Q/A क्या है? Q A एरिया का चार्ज है। तो यहां से अगर इसकी परिभाषा लिखें तो अगर हम 1 मीटर स्क्वायर निकालें तो किसी पृष्ठ के, जो भी आपने प्लेट वगैरह ले रखी है, उस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, जैसे मान लो इसी जगह पर ये फार्मूला है हाफ सिग्मा Q/A, और हम A को कह दें 1 मीटर स्क्वायर, तो जैसे A का मान 1 रखेंगे तो हाफ सिग्मा क्या Q बचेगा, बटे लिखेंगे नहीं। तो 1 मीटर स्क्वायर पर जितना आवेश था वो क्या बन गया? आवेश पृष्ठ घनत्व। तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा, हर 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर जितना आवेश उपस्थित होता है उसे कहेंगे आवेश पृष्ठ घनत्व, और उसका संकेत क्या है? हाफ सिग्मा। अगर इसका हम मात्रक निकालें, यूनिट, तो इसका यूनिट देखो क्या हो जाएगा? यूनिट Q क्या है? आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। यहां आया था कूलाम प्रति मीटर, क्योंकि यहाँ लेंथ थी और यहाँ एरिया आ गया है, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब तीसरा आपका आता है, तीसरा आपका था आयतन आवेश वितरण, तो इसका जो घनत्व बनेगा वो आयतन आवेश घनत्व हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज
डेंसिटी क्या होगी या देखिए, ध्यान दीजिए। अभी हमने लेंथ पे आवेश दिया पूरी, उससे निकला रेखीय आवेश घनत्व। पूरे सरफेस पे दे दिया तो वो निकला आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब पूरे वॉल्यूम पे देते हैं, जैसे मान लीजिएगा हमने एक स्पेयर ले लिया ये, और इस पूरे स्पेयर को चार्ज दे दिया इसके पूरे सरफेस पर, पूरे वॉल्यूम पर। जितना भी आवेश फैल रहा है वो सारा चार्ज इसके पूरे आयतन पर, ये जो आवेश फैला हुआ टोटल पूरे आयतन में, ये कहलाएगा आयतन आवेश वितरण। और हमें निकालना है आयतन आवेश घनत्व। तो पूरे आयतन में, अगर इसका आयतन पूरा हम V कहते हैं कि इसका आयतन V है वॉल्यूम, तो V मीटर क्यूब आयतन में जो आपका आवेश है वो Q, मान लो उसको Q चार्ज दिया हमने। अब अगर 1 मीटर क्यूब आयतन में हम आवेश निकालें तो 1 मीटर क्यूब आयतन में जो आवेश आएगा वो क्या हो जाएगा, Q/V आ जाएगा। और 1 मीटर क्यूब आयतन के आवेश को हम कहते हैं आयतन आवेश घनत्व, और ये बन जाएगा रो बराबर Q/V। रो बराबर Q/V। Q क्या है, आवेश है, V क्या है, आयतन है। पूरे आयतन का आवेश Q है, और हर एक मीटर क्यूब का जो आवेश है वो Q/V है। इसको कहा गया आयतन आवेश घनत्व। यहीं से इसकी डेफिनेशन बन जाएगी कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक आयतन में, हर एक मीटर क्यूब आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा, इसके हर एक मीटर क्यूब आयतन में जितना आवेश है, जितना आवेश उपस्थित है, उसकी मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। और इसको रो संकेत करेंगे। इसका यूनिट क्या बन जाएगा, जरा देख लीजिए। यूनिट आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो कूलाम प्रति मीटर क्यूब, 60 में कूलाम को C, मीटर पे हम तो C/m³। ये इसका मात्रक बन जाएगा। ये 3 प्रकार के आपने पढ़े आवेश वितरण के घनत्व। आपका पहला था रेखीय आवेश वितरण या रेखीय आवेश घनत्व, ये इसके बारे में पढ़ा। तीनों एक बार देखेंगे ध्यान से। तो इसमें क्या था, किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यहाँ पढ़ा पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो यहाँ पृष्ठ की बात हो रही है। तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। फिर आपने पढ़ा आयतन आवेश घनत्व। तो यहाँ बात आ गई आयतन की। तो यहां हो गया किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। और ये इन तीनों के संकेत हैं, लैम्डा, हाफ सिग्मा और रो। ये 3 प्रकार का है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इनका हम यूज करेंगे, और इनके यूज करके हम गॉस की प्रमेय के साथ किसी तार की वजह से, किसी प्लेट की वजह से, किसी सरफेस, किसी स्फीयर की वजह से तीव्रता निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम गॉस की प्रमेय का यूज करेंगे एक इन्फिनिटी वायर के लिए, एक अनंत लंबे तार के लिए, उसकी वजह से निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो हमारा प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि गॉस की प्रमेय के आधार पर अनंत लंबे आवेशित सीधे तार के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निगमित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है, इसे ध्यान से समझिए इसको। पहले हम लोग लिखते हैं प्रश्न। प्रश्न हमारा है, क्वेश्चन हमारा है, गॉस की प्रमेय के आधार पर, गॉस की प्रमेय के आधार पर अनंत लंबे सीधे आवेशित चालक तार, आवेशित
चालक तार के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निर्मित करना है, वो भी किसकी वजह से? अनंत लंबे, यहां बात हो रही है अनंत लंबे सीधे तार की वजह से। हमें कैसा वायर लेना है? जो अनंत लंबा हो। कैसा हो? अनंत लंबा हो। कैसा होता है अनंत लंबा वायर? क्या अनंत तक का तार होना संभव है? यहां अनंत शब्द का मतलब जरा समझना पड़ेगा आपको। किस अनंत की बात कर रहा है, कैसे समझना आपको। एक तार है, सीधा है और वो बहुत लंबा है। अनंत लंबे का अर्थ यह है कि इस तार की लंबाई की तुलना में जहां आपको तीव्रता निकालनी है वो दूरी बहुत छोटी है। तार बहुत लंबा है और इस पर आवेश दिया गया है, नहीं आवेशित है ये, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और इसकी जो लेंथ है, लंबाई, उसकी तुलना में अगर हम दूरी जहां हमें तीव्रता निकालनी है, मान लो यहां कहीं निकालनी इस पॉइंट पर, तो ये दूरी इस लंबाई की तुलना में बहुत छोटी है। तो इस दूरी से ये तार अनंत लंबा महसूस होगा। जैसे बहुत बड़ा तार हो और इस पॉइंट से कोई देखे पास से इस तार को, तो उसको तार ही तार दिखेगा। तो उसको जैसे यहाँ पे एक छोटा कोई कीड़ा आ जाए, वो अपनी यहां से देखेगा तो उसको तार ही तार दिखेगा, क्योंकि उसका साइज और उसकी डिस्टेंस बहुत कम है, उसकी तुलना में तार की लंबाई बहुत ज्यादा है। इस जैसे मान ली बोर्ड है, इस बोर्ड के पास में एक यहाँ पर कोई छोटा कीड़ा है देखे, तो उसको हर बोर्ड ही बोर्ड दिखेगा, तो इसको ये फील आएगा कि जो बोर्ड है वो अनंत लंबा है। तो यहाँ अनंत लंबे का मतलब है कि तार की लंबाई की तुलना में दूरी जहां हम निकालने जा रहे हैं तीव्रता वो बहुत छोटी है। तार के बिल्कुल निकट निकालना वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। अनंत लंबे सीधे तार के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हमें इसके पास निकालनी है। तो पहले इसका फिगर बनाते हैं अच्छे से, फिर देखते हैं। देखिए पहले एक हमें अनंत लंबा तार लेना है, तो एक तार बना लेते हैं यहां पर शेफ में। इसका फिगर समझना बहुत जरूरी है। हमने मान लिया एक तार है ये, और इस तार के अंदर आवेश है। वो आवेश यहां पर मान लीजिए हमने प्लस धन आवेशित मान लिया इसको। इसकी पूरी लेंथ पर आवेश आपका डिस्ट्रीब्यूट है। ये तार और भी आगे हो सकता है, आप डाट डाट कर सकते हो इसको, जैसे कि और भी तार आगे हो सकता है। अब इससे हमें इसी के निकट निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने कहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए यहां से डिस्टेंस ले लेते हैं कुछ। हमने कहा मान लो इस तार से ये एक डिस्टेंस ले ली और इस डिस्टेंस को हमने आर कह दिया। ये एक आर डिस्टेंस है, इस जगह पर हमें निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर गॉस की प्रमेय लगानी है तो गॉस की प्रमेय कहती है किसी बंद पृष्ठ के लिए आवेश बंद होना चाहिए। बंद पृष्ठ के लिए आप तीव्रता निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, इसके आसपास एक गॉसियन बेल बनाते हैं कुछ आवेश को बंद करने के लिए, क्योंकि जब तक हम आवेश बंद नहीं करेंगे गॉस प्रमेय आपके लगे नहीं। तो गॉस की प्रमेय तभी लगा सकते हैं जब आवेश बंद पृष्ठ के अंदर हो। तो इसके आवेश का कुछ भाग हम बंद कर लेते हैं और उसके लिए हम इसके चारों ओर एक बेलनाकार आकृति लेते हैं ताकि वो आवेश को बंद कर सके। क्योंकि गॉस का नियम में सममिति होनी चाहिए, कुछ ना कुछ सिमेट्री होनी चाहिए ताकि आवेश आप बंद कर सकें, 3D बना सकें। तो हमने क्या किया, एक आवेश देते हैं, इसके लिए ये देखिए
ये देखिए इस टाइप से, ये हमने इसके आसपास से एक बेलनाकार एक सिलेंड्रिकल एक ऐसी आकृति ले ली जिससे कुछ हमारा आवेश बंद हो जाए, और इसकी जो लेंथ थी इस बेलनाकार आकृति की लंबाई हमने L मान ली। ये लंबाई क्या हो गई? L हो गई, और इसकी ये आपकी रेडियस बन जाएगी इसकी ये। अब हमें इसकी इतनी आकृति में देखा हमने L लंबाई का जो आवेश था वो कैसा हो गया? बंद पृष्ठ के अंदर हो गया। अब क्या करते हैं, अगर इस पॉइंट से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो इसका एक छोटा सा एरिया लेते हैं। इस सूक्ष्म एरिया को आप DA कह दोगे, और इस DA का डायरेक्शन कहाँ होगा? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जाएगी, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके एरिया का जो डायरेक्शन होगा दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। अगर मान लीजिए हम फ्लक्स यहां निकालना चाहें इस पॉइंट पर, ये मान लो पॉइंट ने P मान लिया इस जगह, अगर हम इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही है। कौन सा? जो आप यहां देख रहे थे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन वही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे जाएंगे प्लस चार्ज से। इसका एरिया कहां बन जाएगा? इस पृष्ठ के इतने पृष्ठ के लंबवत ऐसे DA, यानी यहां और E और DA के बीच 90 डिग्री एंगल है। यहां E और DA एक ही डायरेक्शन में है। ये मान लो हमने पॉइंट Q कह लिया। अब अगर यहां से निकालना हो इस पॉइंट से ना, तो यहाँ का एक छोटा सा सरफेस ले लेते हैं। इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर बनेगा, एरिया वेक्टर क्या होता है? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। छोटा सा खंड लिया है, छोटा सा अवयव है, तो छोटा क्षेत्रफल बनेगा, वो बनेगा DA, और इसका डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरफ से। तो यहां भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। अब हमें क्या करना है? P पॉइंट, Q पॉइंट, R सबका फ्लक्स निकाल देखना है। फिर टोटल इसका पूरे बेलन का फ्लक्स निकाल लेंगे, और वो फ्लक्स जब निकाल लेंगे इसमें लगा देंगे गॉस के चित्र में। तो कैसे लिखेंगे? इसमें भाषा लिख सकते हैं कि माना कि चित्र में एक अनंत लंबा आवेशित चालक तार प्रस्तुत है जिस पर धनावेश है, और उसके जो रेखीय आवेश घनत्व यानी 1 मीटर लंबाई का जो आवेश है वो लैम्डा है, और इस तार के निकट R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्रता ज्ञात करने के लिए हम इसके चारों ओर एक L लंबाई के गॉसियन बेलन की रचना करते हैं। ये गॉसियन पृष्ठ बना लिया हमने, तभी हम गॉस में लगा सकते हैं। अब इसके 3 बिंदु दिखाए हमने, P बिंदु, Q बिंदु और R बिंदु। अब आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा Q और R अगर यहाँ पॉइंट लेते हैं तो इन दोनों जगह का फ्लक्स आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स होता है φ E cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है? E और DA के बीच का एंगल, और यहाँ एंगल क्या बना? 90 डिग्री, और जब कोण 90 डिग्री होता है फ्लक्स क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। φ EA cos थीटा, थीटा 90। तो यहाँ का फ्लक्स, यहाँ का फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये वाला फ्लक्स कल बचेगा। इसी फ्लक्स की वजह से हमें क्या मिलेगा? आपका फ्लक्स निकाल के देखिए। तो लिखेंगे पृष्ठ के बिंदु P, Q तथा R से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वो फ्लक्स लिखेंगे हम d phi E बराबर d phi P प्लस d phi Q प्लस d phi R, तीनों बिंदुओं का। अब d phi E बराबर क्या हो जाएगा? d phi P पॉइंट पर EDA cos थीटा लगाएंगे, तो यहां से हो जाएगा EDA cos थीटा का मान है 0। आप देखते हैं E और DA दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, प्लस d phi Q पे आइए इस जगह पर, तो यहां हो जाएगा EDA cos 90, क्योंकि E और DA के बीच 90 डिग्री एंगल है। अब d phi R, तो यहां हो जाएगा EDA cos, यहां भी 90 है, तो EDA cos 90। अब d phi E बराबर EDA cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस cos 90 0 सब 0 हो जाएगा, यहां भी cos 90 0 सब 0 हो जाएगा, तो d phi E बचा EDA। अब ये जो बेलन पृष्ठ बनाया आपने है, तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे खंड होंगे, तो सारे खंडों का टोटल फ्लक्स अगर पता करना है, ये तो इतने खंड का आया है, अगर पूरे खंडों का पता करेंगे तो इसका समाकलन कर देते हैं। तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए
तो आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, पूरे सरफेस के लिए डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। तो डी फाई का समाकलन फाई ई पिछले बता चुके हैं, ई कांस्टेंट आता है, पिछली बार भी सब बता चुके हैं वीडियो में, ई बाहर निकालेंगे जो कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। तो यहां से आप अगर हल करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर ए इंटू ए, और ए क्या है, इस पूरे बेलन का एरिया, वाक्य प्रश्न जिसको आप बोलते हैं। तो यहाँ का जो क्षेत्रफल मिलेगा, बेलन का जो क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर एच होता है, लेकिन ऊंचाई यहाँ एच ना लेकर के हमने क्या रखी, एल रखी है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एल। तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। ये हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। ये हमने बेसिक तरीके से निकाला फ्लक्स। अब आपको लगानी है गॉस की प्रमेय, तो यहां लगा देंगे गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय से आप जानते हो, पढ़ चुके हो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा गिरे नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये समीकरण सेकंड बन जाएगा। अब अगर दोनों समीकरण आप देखें, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को, तो आप पाएंगे कि ये भी फाई ई का मान है और ये भी फाई का मान है, दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं, तो दाएं पक्ष भी बराबर हो जाएंगे। तो यहां से निकल के आएगा ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर Q/ε0। ई का मान निकालना है, विद्युत क्षेत्रीयता, तो ये डिवाइड कर देंगे, तो ई बराबर लिख सकते हो 1/2 पाई आर एल इंटू Q/ε0। ये जो Q चार्ज था ये पूरे वायर पर था, और आपने जो गॉस की प्रमेय लगाई है वो केवल L लंबाई वाले इतनी जगह पर लगाई है। तो यहां पर जो Q है ये पूरे तार का आवेश है, इसको आप नहीं ले सकते। आपने इसमें गॉस प्रमेय लगाई है L लंबाई पर, तो L लंबाई का आपको आवेश रखना पड़ेगा। तो हमने आपको बढ़ाया पीछे रेखीय आवेश, तो इसीलिए उसमें क्या था कि लैम्डा बराबर था Q/L। तो यहां से Q का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, L लैम्डा। 1 मीटर लंबाई पर लैम्डा आवेश था, 2 मीटर लंबाई पर 2 लैम्डा हो जाएगा, 10 मीटर लंबाई पर 10 लैम्डा हो जाएगा, L मीटर लंबाई पर क्या हो जाएगा, L लैम्डा हो जाएगा। तो यहां पर आपका आ जाएगा E बराबर 1/2 पाई आर एल, Q की जगह हो जाएगा L λ/ε0। ये आपका L से L कैंसिल हो जाएगा, ये L से L कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, E बराबर 1/2 पाई ε यहां कर लो, और ये λ/r। इसको अगर हम कांस्टेंट हमने पढ़ रखा है वो 4 पाई पढ़ रखा है, तो 2 पाई को 4, चूंकि हम लोग कांस्टेंट पढ़ते हैं 1/4 पाई ε0, और 4 पाई ε बनाने के लिए यहां से हम 2 का मल्टीप्लाई कर 2 का डिवाइड करते हैं, 2 से जब गुणा भाग कर देंगे तो इसका बन जाएगा E बराबर 1/4 पाई ε0 2 λ/r। ये आया किसी अनंत लंबे आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्रीयता का सूत्र, जिसमें आप 4 पाई जानते हैं, कांस्टेंट होता है, इसका मान 9 गुणा 10⁻9। केवल आपको लैम्डा पता हो जाए, रेखीय आवेश तो, और कितनी दूरी पर निकालना वो दूरी पता हो जाए, तो आप वैद्युत क्षेत्रीयता निकाल सकते हैं।